हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रस साइकिल। देखो, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है प्राइमेट्स के अंदर, वैसे जो नॉन प्राइमेट्स मैमल हैं उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल चलेगी। मोस्ट ऑफ द मैमल, जैसे कि जो सीजनल ब्रीडर्स हैं मैमल्स के अंदर, प्राइमेट्स को छोड़ के, कि प्राइमेट्स को हमने छोड़ दिया, जैसे कि एप्स हैं, मंकी है, ह्यूमन है, इन्हें छोड़ के बाकी जो मैमल्स हैं जो कैसे हैं, सीजनल ब्रीडर, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर जिनमें ब्रीडिंग होगी, सीजनल ब्रीडर, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड में ही, कि ईयर के किसी स्पेसिफिक पीरियड में ही क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। ऐसे एनिमल के अंदर जो फीमेल है वो सेक्सुअली रेस्पॉन्सिव होगी, क्या होगी, सेक्सुअली रेस्पॉन्सिव होगी ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन। कि भाई पूरे साल के, पूरे ईयर के, जैसे 12-12 मंथ हैं, इन 12 मंथ में कुछ एक पर्टिकुलर मंथ्स ही आएंगे, कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड ही आएगा। उस पीरियड के ड्यूरिंग जो सीजनल ब्रीडर फीमेल है वो सेक्सुअली रेस्पॉन्सिव होगी। ब्रीडिंग सीजन, जैसे अगर मैं बात करूँ शिप की, शिप के केस में ऑटम सीजन है वो ब्रीडिंग सीजन है। अगर मैं बात करूँ बिच की, तो बिच के केस में 2 साल में 2 बार, एक तो स्प्रिंग सीजन और एक ऑटम सीजन, ये 2 सीजन है बिच के केस में। एक साल में बिच 2 बार रिप्रोड्यूस कर सकती है, 2 बार सेक्सुअली रेस्पॉन्सिव हो सकती है। जो ये छोटा सा पीरियड है, इंटेंसिव पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंसिव sexual responsiveness of female is called as estrus cycle और heat period। देखो, पूरे साल में 1, 2, 3 सीज़न हो सकते हैं ब्रीडिंग सीज़न। तो ये जो छोटे से टाइम का इंटेंसिव सेक्सुअल रेस्पॉन्सिव पीरियड है फीमेल के अंदर, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल या फिर हीट पीरियड। इसी पीरियड के ड्यूरिंग ही फीमेल सेक्सुअल रेस्पॉन्स शो करेगी, जैसे कि कोपुलेशन को अलाउ करेगी और ओव्यूलेशन अंडर, मतलब उसकी ओवेरियन साइकिल में क्या होगा, ओव्यूलेशन परफॉर्म किया जाएगा, ओवेरियन साइकिल परफॉर्म की जाएगी ओवेरीज के अंदर, ताकि जो फर्टिलाइजेशन है और प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल हो सके। और इन, अगर ये ही पीरियड इसके कोरस्पॉन्ड, अगर हम बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर इस पीरियड को, जो ये इसके कोरस्पॉन्ड चलेगा, जो रेस्पॉन्सिव पीरियड है उसे हम बोलते हैं रटिंग पीरियड। कि जो ये शॉर्ट पीरियड की इंटेंसिव सेक्सुअल एक्टिविटी है मेल के अंदर, उसको हम रटिंग पीरियड बोलेंगे। और ये जो रटिंग पीरियड है ये पोली ब्रीडिंग एनिमल जैसे कि ह्यूमन है, बुल है, उसके अंदर नहीं मिलेगा। और ये हमेशा कोरस्पॉन्ड होगा किसके, एस्ट्रस साइकिल ऑफ फीमेल के। ऐसा नहीं है जैसे कि भाई शिप है, शिप के अंदर ऑटम सीजन में क्या हुआ, फीमेल शिप है, फीमेल शिप के अंदर ऑटम सीजन में हीट पीरियड आया, तो जो मेल शिप है उसके अंदर भी रटिंग पीरियड इस ऑटम सीजन के अंदर ही आएगा, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, कोपुलेशन हो सके। ठीक है, इतनी बात आई समझ। फिर जैसे जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है हीट पीरियड की मैं बात करूँ, कुछ ऑर्गेनिज्म में, काऊ के अंदर ये हीट पीरियड कितने घंटे का होगा, 18 आवर्स का, सिर्फ 18 आवर्स का। कैट के अंदर ये हीट पीरियड होगा 9 to 15 आवर्स का। और डॉग के अंदर, बिच के अंदर ये कितने देर का होगा, 9 डेज के लिए सिर्फ। फिर जो ये हीट पीरियड है इसके बाद में एक रेस्टिंग पीरियड आएगा। हीट पीरियड के बाद क्या आता है, रेस्टिंग पीरियड आएगा, जिस पीरियड के ड्यूरिंग जो फीमेल है वो सेक्सुअली रेस्पॉन्सिव नहीं होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, अनएस्ट्रस पीरियड या फिर क्योसेंस पीरियड।
जिसके ड्यूरिंग फीमेल बिल्कुल भी कॉपुलेशन को अलाउ नहीं करेगी। ये जो रटिंग पीरियड था इसमें हमने क्या देखा कि जो मेल के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी का शॉर्ट पीरियड, इंटेंस सेक्सुअल एक्टिविटी का शॉर्ट पीरियड आता है, उसे हम बोलते हैं रटिंग पीरियड। रटिंग पीरियड की करेक्टरिस्टिक क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिकुलर साइकिल का चलना, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर साइकिल का चलना, और किसकी फॉर्मेशन करना? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करना। ये रटिंग पीरियड है वो फीमेल के हीट पीरियड से क्या होगा? कोरस्पोंड होगा, कि जिस टाइम के ड्यूरिंग एस्ट्रस साइकिल हीट पीरियड चलेगा उसी टाइम के ड्यूरिंग मेल के अंदर रटिंग पीरियड चलेगा, ताकि क्या हो सके? फर्टिलाइजेशन हो सके। अब एक ईयर के अंदर कितनी ब्रीडिंग साइकिल चलती हैं, कितनी एस्ट्रस साइकिल चलती हैं सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स के अंदर, उसके बेसिस पे हमने जो सीजनल ब्रीडिंग एनिमल हैं उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर कितनी ब्रीडिंग सीजन चलते हैं। तो पहला है मोनोएस्ट्रस, डाइएस्ट्रस एंड पॉलीएस्ट्रस। मोनो मीनिंग 1, डाई मीनिंग 2, पॉली मीनिंग मैनी। मोनोएस्ट्रस जिनके अंदर पूरे साल में सिर्फ एक ब्रीडिंग साइकिल चलेगी, एक एस्ट्रस साइकिल चलेगी, एक बार ब्रीडिंग होगा, जैसे कि शिप अभी देखा था सिर्फ ऑटम सीजन में, उसके साथ में डियर। और डाइएस्ट्रस के केस में 2 बार, पूरे साल में 2 बार, जैसे कि अभी बिच के केस में देखा था ऑटम एंड स्प्रिंग, और कैट के केस में भी 2 बार ब्रीडिंग साइकिल चलती है। जो पॉलीएस्ट्रस ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ग्यूनिया पिग है, रैबिट्स हैं, रैट है, माइस है, तो इनके अंदर फ्रीक्वेंटली ब्रीडिंग होगी और एक साल में 2 से ज़्यादा ब्रीडिंग सीजन होंगे। जैसे मैं बात करूं माइस की, तो माइस के केस में एवरी 5 डे पे क्या होगा? ब्रीडिंग सीजन आ जाएगा। ग्यूनिया पिग के अंदर 15 डेज का गैप होगा, मतलब कि 15 डेज के बाद में फिर से उसका ब्रीडिंग सीजन फिर से आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि जो एस्ट्रस साइकिल है उसके फेजेस के बारे में, कि एस्ट्रस साइकिल के अंदर कितने फेज आते हैं। मेनली 4 फेज आते हैं एस्ट्रस साइकिल के अंदर। पहला है प्रोएस्ट्रस फेज, सेकंड है एस्ट्रस फेज या फिर हीट पीरियड। प्रोएस्ट्रस को हम बोलते हैं बिल्डिंग अप पीरियड, और एस्ट्रस का दूसरा नाम हीट पीरियड। फिर मेटाएस्ट्रस, और एंडिंग में डाइएस्ट्रस एंड अनएस्ट्रस। अब एक एक करके हम इन फेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रोएस्ट्रस फेज के बारे में। प्रोएस्ट्रस फेज हमको हमने और क्या बोला? बिल्डिंग अप फेज। इसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं कि जो ओवेरियन फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल है वो अपने साइज में क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जैसे ही ओवेरियन फॉलिकल है ये अपने साइज में इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन फॉलिकुलर फ्लूइड की। इसके अंदर क्या बनने लगेगा? फॉलिकुलर फ्लूइड भरने लगेगा, और उस फ्लूइड के भरने की वजह से अपने साइज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज़, जो ये ओवेरियन फॉलिकल है ये सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजेनिक हॉर्मोन्स को, जो कि इंड्यूस करेंगे कुछ चेंज। वो चेंज क्या है कि पहले तो चेंज ये है कि जो फीमेल जेनिटेलिया है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक है, उसकी वस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी। यूट्रस है, वजाइना है, वो ज़्यादा सीक्रेटरी नेचर के होंगे, ज़्यादा ग्लैंडुलर नेचर के होंगे, और उनका प्रोलिफरेशन होगा, मतलब ये प्रिपेयर किए जाएंगे ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो वो प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। इम्प्लांटेशन के लिए इन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है, ये बिल्डिंग अप फेज है। फिर
हर एक फेज में, जो ये 4 फेज मैंने बताई है, हर एक फेज में कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे अगर हम माइस के केस में बात करें तो हम माइस का वेजाइनल स्मीयर लेंगे, स्लाइड के ऊपर रखेंगे और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें किस टाइप की सेल्स हैं, और उन सेल्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये जो माइस है वो एस्ट्रस साइकिल के कौन से फेज में चल रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोएस्ट्रस फेज की, तो प्रोएस्ट्रस फेज के अंदर कुछ ल्यूकोसाइट्स मिलती हैं और न्यूक्लिएटेड वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स मिलेंगी। न्यूक्लिएटेड वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स। तो ये अगर हमें स्लाइड के अंदर इस तरीके की सेल ऑब्जर्व होती है कि ग्लूकोसाइड्स हैं और न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई ये कौन से फेज में है, प्रोएस्ट्रस फेज ऑफ एस्ट्रस साइकिल के अंदर फिलहाल माइस है। फिर इसके बाद कौन सा फेज आएगा, देखो जो प्रोएस्ट्रस फेज है ना, इसके ड्यूरिंग फीमेल कभी भी कोपुलेशन को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड फेज आएगा, सेकंड कौन सा है, एस्ट्रस फेज या फिर हीट पीरियड। ये क्या है, इट इज़ द पीरियड ऑफ कोपुलेशन। इस फेज के ड्यूरिंग जो फीमेल है वो कोपुलेशन को अलाउ करेगी, और इस पीरियड के ड्यूरिंग क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ये इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है कि कोपुलेशन अलाउ होगा और इस पीरियड के ड्यूरिंग ओव्यूलेशन होगा। क्या क्या चेंज आते हैं इसमें एस्ट्रस फेज में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, कि जो वजाइनल एपिथेलियम है वो क्या होगी, फर्दर थिकनेस बढ़ेगी उसकी, और वो कैरेटिनाइज्ड होगी। क्या होगी, वजाइनल एपिथेलियम के साथ क्या होगा, उसकी थिकनेस को बढ़ाया जाएगा और वो कैरेटिनाइज्ड होगी। जो ग्रेफियन फॉलिकल था वो मैच्योर होके और रप्चर होगा और उससे सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया जाएगा, ओव्यूलेशन किया जाएगा, और ओव्यूलेशन के बाद में ओवम है वो कहाँ पे आएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, कि ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करने लगेगा। जैसे कि जो एनिमल्स हैं, कैट है, रैबिट है, मिंक है, उनके केस में जो ओव्यूलेशन है ना वो कोपुलेशन की एक्टिविटी से इंड्यूस किया जाता है, कि अगर कोपुलेटरी एक्ट होगा तो ओव्यूलेशन इंड्यूस होगा, मतलब पहले कोपुलेशन होना जरूरी है फिर ही ओव्यूलेशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन इन केस ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडर्स। ये नर्वस स्टिमुलस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ये जो मैं अभी ओवुलेशन पढ़ाऊंगी उसके अंदर हम दो तरीके का ओवुलेशन देखेंगे, स्पॉन्टेनियस, रिफ्लेक्स या फिर इंड्यूस्ड। तो उसके अंदर ये चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगी। इतना फिलहाल यहीं पे इतना याद रखें कि एस्ट्रस फेज को हीट पीरियड बोलेंगे, कोपुलेशन और ओवुलेशन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। और जो वेजाइनल एपिथेलियम है उसकी थिकनेस बढ़ेगी, वो कैरेटिनाइज्ड होगा, ग्रेफियन फॉलिकल था उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा इसका, और जो सेकेंडरी oocyte है वो मूव करेगा किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करेगा। इन केस ऑफ इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स, जो कोपुलेशन का एक्ट है वो एज एन स्ट्यूमलाई काम करेगा ओव्यूलेशन के लिए। तो जो इंड्यूस्ड ब्रीडर है, इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर हैं, उनके अंदर पहले कोपुलेशन होगा और कोपुलेशन होने के बाद में ओव्यूलेशन होगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम वेजाइनल स्मीयर लें तो उस टाइम पे स्लाइड के ऊपर वेजाइनल स्मीयर रख के हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें किस टाइप की सेल्स मिलती हैं। यहाँ पर ल्यूकोसाइट सेल्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगी, क्या होंगी, ल्यूकोसाइट्स नहीं मिलेंगी, ल्यूकोसाइट डिसअपियर। यहाँ पर मिलती हैं बड़ी बड़ी लार्ज इरेगुलर शेप की नॉन न्यूक्लिएटेड कोर्निफाइड एपिथेलियल सेल। क्या मिलेंगी, लार्ज नॉन न्यूक्लिएटेड irregular cornified epithelial
सेल्स मिलेंगी। तो अगर हमें इस टाइप की सेल्स मिलती हैं स्लाइड के ऊपर, तो हम क्या बता सकते हैं कि जो फीमेल है वो फिलहाल कौन से फेज के अंदर है, वो एस्ट्रस साइकिल में है। तो अगर हम फीमेल माइस को मेटिंग पे रखते हैं तो उसके अंदर प्रेगनेंसी होने के 99% चांस होंगे। फिर हम थर्ड जो फेज है उसकी बात करते हैं। थर्ड फेज कौन सा था? मेटाएस्ट्रस फेज। मेटाएस्ट्रस फेज ऑफ एस्ट्रस साइकिल। ये इसे हम और क्या बोल सकते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोल सकते हैं भाई? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल था वो ट्रांसफॉर्म होगा किसमें? येलो कलर्ड बॉडी एंड हाईली वस्कुलर एंडोक्राइन ग्लैंड, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, पूरा 14-15 मिनट में। फिर इसके अंदर क्या होगा कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, एस्ट्रोजन की सीक्रेशन तो कम होगी और प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन बढ़ेगी इस फेज के अंदर। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो ज़्यादा सॉफ्ट होगी, उसकी थिकनेस बढ़ेगी, वो ज़्यादा वस्कुलर होगी और ज़्यादा ग्लैंडुलर होगी, ताकि यूट्रस को प्रिपेयर किया जा सके किसके लिए? फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है। ये सारे चेंज कब हुए हैं? जब फर्टिलाइज्ड, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्टिलाइज हुआ है। अगर सेकेंडरी oocyte है वो अनफर्टिलाइज रहता है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसके केस में क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगा? फर्दर डीजनरेट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। यूट्रस और जो वजाइनल लाइनिंग थी वो धीरे धीरे रिवर्ट बैक कर ली जाएंगी। देखो यहाँ पर यूट्रस की जो लाइनिंग है वो मेंसेस में नहीं जाएगी, उसका ब्लीडिंग नहीं होगी, यहाँ ब्लीडिंग नहीं होती है। एस्ट्रस साइकिल में ये चीज़ आप याद रखना कि कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगी। जो यूट्रस है उसकी यूट्रस की थिकनेस को क्या किया जाएगा? रिवर्ट बैक कर लिया जाएगा, इसे दोबारा से बॉडी के अंदर रिग्रेशन हो जाएगा इसका और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर हम देखें कि स्लाइड के ऊपर किस टाइप की सेल्स दिखेंगी, तो कुछ तो ल्यूकोसाइट्स, फ्यू ल्यूकोसाइट्स, कुछ ल्यूकोसाइट्स दिखेंगी, और जो कोनिफाइड नॉन न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स थी वो क्लस्टर्स की फॉर्म में दिखेंगी। ऐसे वो क्या करेंगी? ऐसे क्लस्टर्स की फॉर्म में दिखेंगी, ग्रुप की फॉर्म में दिखेंगी। क्या है ये? जो अभी लास्ट में हमने देखी थी, कोनिफाइड नॉन न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि क्लस्टर की फॉर्म में दिखेंगी, कुछ ल्यूकोसाइट दिखेंगी। तो जो मेटाएस्ट्रस फेज है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। उसके अंदर क्या होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल था वो किस में कन्वर्ट होगा? सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल येलो कलर के एंडोक्राइन ग्लैंड में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन बढ़ेगी, एस्ट्रोजन की सीक्रेशन कम होगी, यूट्रस के अंदर चेंज होंगे कि जो एंडोमेट्रियम है वो ज़्यादा सॉफ्ट होगी, उसकी थिकनेस बढ़ेगी, वस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा ग्लैंडुलर बनेगा। ये सारे चेंज किस वजह से किए गए हैं? ताकि क्या हो सके? इसके अंदर इम्प्लांटेशन हो सके। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाएगा। ये सारे चेंज ऐसे के ऐसे रहेंगे। अगर अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से यूट्रस और वजाइना मेंटेन नहीं रखे जाएंगे। बट यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होगी। जो भी मटेरियल है, जो भी थिकनेस मटेरियल है यूट्रस और वेजाइना को, वो वापस से रिवर्ट बैक कर लिया जाएगा, वापस से बॉडी के अंदर ही ले लिया जाएगा। सेल्स कौन सी हैं? कुछ ल्यूकोसाइट्स हैं और कॉनिफाइड एपिथेलियल सेल्स, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, वो क्या करने लगेंगी? एक क्लस्टर की फॉर्म में मिलेंगी, हमें ग्रुप की फॉर्म में मिलेंगी। तो अगर स्लाइड पे इस तरीके की सेल्स मिलती हैं तो हम क्या बता सकते हैं कि जो माइस है वो कौन से फेज में है? मेटा एस्ट्रस फेज ऑफ एस्ट्रस साइकिल। लास्ट फेज डाइएस्ट्रस फेज एंड एन एस्ट्रस फेज।
डायस्ट्रस अनएस्ट्रस, एक्चुअल में ये दोनों ही क्या है, रेस्टिंग फेज हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। डायस्ट्रस फेज है वो है शॉर्ट पीरियड इंटरवल, या फिर दो एस्ट्रस साइकिल के बीच में जो छोटा सा रेस्टिंग फेज आएगा उसे हम डायस्ट्रस बोलेंगे, और दो एस्ट्रस साइकिल के बीच में एक कोई लॉन्ग पीरियड है, लंबा अगर रेस्टिंग फेज चलेगा तो उसे हम एनेस्ट्रस बोलेंगे। देखो भाई, जो मोनोएस्ट्रस है, मोनोएस्ट्रस जैसे कि शिप के अंदर क्या है कि 2021 से 2022 ये साल है, इसकी ऑटम सीजन के अंदर इसने क्या किया था, ब्रीडिंग की थी। अब ये 2022 की ऑटम सीजन के अंदर ब्रीडिंग करेगी तो नियर अबाउट 11 से 12 मंथ का गैप मिलेगा कि ये 11 से 12 मंथ रेस्टिंग फेज में चलेगी, क्योसेंस फेज में चलेगी। तो इसका जो रेस्टिंग पीरियड है वो कितना हुआ, लंबा हुआ। तो इसके रेस्टिंग पीरियड को, इस लंबे ड्यूरेशन के रेस्टिंग पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अनएस्ट्रस फेज। डायएस्ट्रस की जो दो एस्ट्रस साइकिल हैं उनके बीच में छोटा इंटरवल है, रेस्टिंग पीरियड है वो छोटा है, कम दिन का है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायएस्ट्रस। जैसे मैं किसकी बात करूं, हम बात करते हैं रैट की। रैट के अंदर जो डायस्ट्रस फेज है वो सिर्फ 4 से 5 दिन का आएगा, कि एक एस्ट्रस साइकिल चली, 4 से 5 दिन के बाद ही दूसरी एस्ट्रस साइकिल चल जाएगी। तो जो शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड है, शॉर्ट नॉन सेक्सुअल पीरियड है, रेस्टिंग पीरियड, उसे हमने क्या बोला, डायस्ट्रस फेज नाम दिया। अब अगर हम स्लाइड पे देखें कि इस डायस्ट्रस फेज के ड्यूरिंग हमें कौन कौन सी सेल्स मिलेंगी, तो बहुत ज़्यादा तो ल्यूकोसाइट्स मिलेंगी, कि ल्यूकोसाइट्स के नंबर हमें क्या मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। प्रोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट है ये, काफ़ी नंबर में मिलेंगे। और दूसरा, नॉन न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स थी, वो फ्यूजिफॉर्म शेप में मिलेंगे, ऐसे नॉन न्यूक्लिएटेड, ऐसे नॉन न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, वो फ्यूजिफॉर्म शेप में मिलेंगी। यहाँ पर कोई भी कॉर्निफाइड सेल नहीं मिलती है, ठीक है, जो हमने लास्ट 2 फेज में पढ़ा था वैसे यहाँ कोई भी कॉर्निफाइड सेल नहीं मिलेंगी। स्लाइड के ऊपर बहुत सारे नंबर में ल्यूकोसाइट प्रीडोमिनेंट है और नॉन न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल है जिसकी फ्यूजिफॉर्म शेप है। तो ये था एस्ट्रस साइकिल। अगर हम बात करें कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल में और एस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस होगा, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एस्ट्रस साइकिल, और यहाँ हम लिखते हैं कैरेक्टर्स। पहला है अक्रेंस, कि ये होती कहाँ है, ये किस में होगी, सिर्फ प्राइमेट्स में, और ये प्राइमेट के अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर होगी। मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो एंड ऑफ द साइकिल, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगी, लेकिन यहाँ पर कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर एंडोमेट्रियम के फेट की बात करें तो जो फेट ऑफ एंडोमेट्रियम है वो क्या होगा कि ये तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो के साथ बॉडी से बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर ली जाएगी एंडोमेट्रियम दोबारा से बॉडी में। कोपुलेशन पीरियड, इसका हम किसी भी टाइम पे कोपुलेशन कर सकते हैं, एनी टाइम इन ए ईयर। इसमें सिर्फ फीमेल अगर हीट पीरियड में है, एस्ट्रस पीरियड में है, एस्ट्रस फेज में है तो ही कोपुलेशन होगा एस्ट्रस साइकिल के अंदर, अदरवाइज कोपुलेशन नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।